Hello guys, welcome back again. So let's get started with the new video of our carbohydrate lecture series that is about monosaccharide. इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक लेक्चर सीरीज किया था, वो भी काफ़ी दिनों पहले। तो उसके बाद इसके ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं किया गया, सो आज हम लोग उसके ऊपर ही फर्दर कंटिन्यूएशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सो एक बात बोलो, हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा था, थोड़ी बहुत हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में, थोड़ी बहुत नहीं, पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज ही हो चुका है, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। सो लिपिड का जो बेसिक यूनिट था, हमने क्या बोला था, लिपिड का बेसिक यूनिट को फैटी एसिड बोला था, राइट। सिमिलरली एक कलर शायद विजिबल नहीं हो रहा है, सो इसको ले लेते हैं। सो लिपिड के लिए जो बेसिक यूनिट था वो था फैटी एसिड। हमारे प्रोटीन के लिए क्या था, हमारे प्रोटीन के लिए था अमाइनो एसिड्स, राइट। कई सारे अमाइनो एसिड्स आपस में वाया पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन होकर प्रोटीन बना रहा था। सो कार्बोहाइड्रेट के केस में वही बेसिक यूनिट का काम करता है ए मोनोसैकेराइड। ओके, कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अटैच होके तैयार करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो आज हमारा उस बेसिक यूनिट के बारे में ही डिस्कशन है। ओके, सो उसका एक बेसिक ही डिस्कशन होगा आज के वीडियो पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मोनोसैकेराइड आर मेनली सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। कार्बोहाइड्रेट के वीडियो में हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। सो उसका एक सिंगल पार्ट ही हमारा मोनोसैकेराइड है। ओके, सो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला जो है वो है CnH2nOn। वहाँ पर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर ग्लूकोज के केस में मान लो, ग्लूकोज के केस में टोटल 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज के केस में पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा हो जाएगा, दैट इज C6H12O6। इसके ऊपर बेस करके ये भी हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, राइट। नॉट ओनली ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड बट इट इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड अवेलेबल इन नेचर, दैट इज डी ग्लूकोज। यहाँ पर डी क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी देर बाद ही हम लोग बात करेंगे। सो मोनोसैकेराइड का एक फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हम लोग बोले, सो दे आर कलरलेस, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। So now let's talk about a classification of monosaccharide. Monosaccharide can be classified on the basis of various type of bases. For example, on the basis of number of carbon atom. For example, on the basis of type of functional group. मोनोसैकेराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जब हम लोग नेमिंग करते हैं, तब हम लोग पहले ऐड करते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, एंड उसके साथ एक सफिक्स ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओज। क्या होता है, मान लो एक मोनोसैकेराइड है, दिस इज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, देन पहले हम लिखेंगे ट्राई फॉर 3 कार्बन एटम एंड देन ओज, that is the suffix used for monosaccharide. Not only monosaccharide, it is the suffix that used for carbohydrate broadly, क्योंकि सुक्रोज देन सेलुलोज हर एक किस में ही आप लोगों को ओज मिलेगा, एंड सुक्रोज सेलुलोज आर नॉट मोनोसैकेराइड्स। ओके, सेलुलोज इज द पॉलीसैकेराइड एंड सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड। एक एक करके हम लोग आएंगे। सो 3 कार्बन के केस में जब मोनोसैकेराइड को हम लोगों को लिखना है तो हम लिखेंगे ट्रायोस। ओके, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोस, उसके बारे में हम लोग इसके आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मोनोसैकेराइड्स अवेलेबल होता है। सो आज तो बेसिक डिस्कशन है, सो आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे। सो इसका सेकेंड, जब 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड को नेमिंग करना होगा, देन उसके समय टेट्रा का टेट्र लेंगे टू मेंशन 4 कार्बन एटम। ओके, एंड उसके साथ ओस ऐड कर देंगे, सो हो गया 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड टेट्रोज। ऐसे करके पेंटोस फॉर 5 कार्बन एटम, हेक्सोस फॉर 6 कार्बन एटम, हेप्टोस फॉर 7 कार्बन एटम। ओके, इस सब का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आने वाले वीडियो पे आएगा विथ स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। सो मोनोसैकेराइड में टोटल 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। अगर उस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप रहा, देन दैट पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड इज एल्डोज,
एंड अगर उस मोनोसेकेराइड में कीटोन ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप रहा देन दैट पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड विल बी कीटोस. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरल्डिहाइड. इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आने वाले वीडियो पे आप लोगों को बोलूँगा. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, it is the 3 carbon containing an aldehyde group containing monosaccharide, that is aldose, and it is again 3 carbon containing but ketone group containing monosaccharide, that is dihydroxyacetone. Okay, so this is the basic description about monosaccharide. Now let's talk about the chirality of monosaccharide. Okay, so chirality के बारे में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे आप लोग. एंड उतना भी डेप्थ जाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है. हम लोगों को जानना होगा कि भाई कायरल कार्बन को पहचानते हैं कैसे, ये चीज़ जानना होगा. एंड जानना होगा किस मोनोसैकेराइड को हम डी बोलेंगे एंड किस मोनोसैकेराइड को एल बोलेंगे. ओके, एंड एक पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड को कैसे डी फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड एल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही हमारा बेसिक मोटो होगा. ओके, सो एनी कार्बन एटम जिसको हम लोग कायरल तभी बोल सकते हैं जब उसके जो 4 वैलेंसी है ए फिल होगा विद डिफरेंट एटम. ओके, मतलब कि उस कार्बन का जो 4 हाथ है वहाँ पर अलग अलग कार्बन एटम मौजूद होंगे और अलग अलग एटम मौजूद होंगे, नॉट कार्बन एटम. सो मान लो यहाँ पर एक ग्रीन कलर एटम है, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर वायलेट कलर है एंड यहाँ पर येलो कलर है. मतलब इस यहाँ पर 4 अलग अलग कलर के सर्कल के साथ मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर एक पर्टिकुलर कार्बन एटम के चारों हाथ में अलग अलग एटम रहा देन वी शुड से दैट दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम इज ए कायरल कार्बन. ओके, एंड कायरल कार्बन को ही हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर. ओके, एंड अगर कोई भी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर पाया गया देन मान लो 100% दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कायरल. ओके, एंड अगर एक से ज़्यादा पाया गया देन देयर इज ए सम चांस, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पर प्ले होते हैं बट वो चीज़ यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो फिलहाल याद रखो कि अगर कोई भी कंपाउंड में तुमको कायरल सेंटर दिख गया देन यू कैन से दैट इट इज़ ए कायरल मॉलिक्यूल. ओके, सो नाउ इस वाले कंपाउंड में देखो कि इस वाले कंपाउंड का जो ए वाला कार्बन है इसके 4 हाथ में अलग अलग एटम मौजूद है. यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CHO है एंड यहाँ पर CH2OH है. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दिस कार्बन एटम इज ए कायरल सेंटर. ओके, सो what we can conclude from this thing? We can conclude that this diglyceraldehyde is a chiral molecule. Okay, now let's look at this structure. इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात किया. इट इज़ द कीटोस फॉर्म ऑफ डिग्लिसरल्डिहाइड. सो यहाँ पर देखो कोई कायरल सेंटर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इस कार्बन को देखो यहाँ पर भी एक हाथ में हाइड्रोजन और उसका और एक हाथ में भी हाइड्रोजन. इस कार्बन को देखो जो एक डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, इसके एक हाथ में CH2OH और एक हाथ में भी CH2OH नहीं होगा. एंड इस कार्बन को देखो यहाँ पर भी दोनों ही हाथ में हाइड्रोजन है. दैट मीन्स देयर इज नो कायरल सेंटर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. That is why we are saying that dihydroxyacetone is the one and only monosaccharide that not having any kind of chiral center. Okay. Now अब बात आता है कि कायरल सेंटर को हम लोग को जानना क्यों है, क्योंकि कायरल सेंटर हम लोगों को बताता है कि वेदर ए पर्टिकुलर कंपाउंड इज कायरल और नॉट. अब आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है, ये चीज़ जान के हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा. सो एक मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है इससे हम लोगों को पता चलता है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. ओके, सो अगर एक मॉलिक्यूल कायरल हुआ देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके, अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में और क्लॉकवाइज घुमाया देन वी विल से दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज
लेफ्ट में और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, देन वी विल से दैट पार्टिकुलर कंपाउंड इज लीवोरोटेटरी। ओके, सो एक चीज़ देखा गया है कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का अगर हम लोग थोड़ा ही बहुत अरेंजमेंट को चेंज कर दे उसके एटम का, देन एक ऐसा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लेवोरोटेटरी एज ए लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल काम कर सकता है। ओके, एंड सिमिलरली अगर उसका अरेंजमेंट को थोड़ी और चेंज किया जाए, देन वो फिर से डेक्स्ट्रोरोटेटरी काम कर सकता है। मतलब कि मान लो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ओके, नाउ हमने इसके ऊपर थोड़ी बहुत चेंज की, द एंटायर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज एंटायरली सेम, जस्ट ए सिंपल चेंज इन देयर अरेंजमेंट। ओके, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, देन that particular molecule will start acting as levorotatory. Okay, it will start rotating the plane polarized light left side or anti-clockwise. Okay, इसके ऊपर बेस करके एक चीज़ समझा गया कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमरिक फॉर्म। ओके, एंड इस काइंड ऑफ आइसोमर को हम लोगों ने बोला एनांशियोमर। ओके, in this enantiomer are of two types, one is D enantiomer, another one is L enantiomer. D enantiomer are optically active isomer that can rotate plane polarized light right side or clockwise. L enantiomer are optically active compound that can rotate plane polarized light left side or anti-clockwise. Okay, and ये जो D and L enantiomer है, दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, मतलब डी का एल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ओके, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे एक कंपाउंड डी होता है, कैसे एक कंपाउंड एल होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसके ऊपर ही हम लोगों ने आज पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। सो याद रखना कि नीचे से 2 नंबर कार्बन एटम में अगर H लेफ्ट साइड में हो, then we will say that particular compound is D-glyceraldehyde or particular compound is D-enantiomer. Okay, similarly अगर नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन एटम जो है वहाँ पर OH लेफ्ट साइड में हो, then we will say that particular compound is L-enantiomer. Okay, so that is the idea of how you can write a compound in its D and L enantiomeric form. क्योंकि अगर आप लोग डी एंड एल को पहचान सकते हो, तो आप एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में लिख भी सकते हो। क्योंकि मान लो मैंने आपको ए दे दिया, देन इस वाले पार्ट को अगर आपने चेंज कर दिया, देन ही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द आइडिया ऑफ काइडलिटी ऑफ मोनोसैकेराइड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द काइडलिटी ऑफ मोनोसैकेराइड, especially glyceraldehyde, will going to determine the D and L configuration of amino acids. Okay, so this is very important. So काइडलिटी के बारे में अगर एक क्विक रिविजन दिया जाए, so काइडलिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय फाइंडिंग काइडल सेंटर, राइट। एंड काइडल सेंटर को फाइंड करने का वे क्या है, वे है टू फाइंड एनी काइंड ऑफ कार्बन एटम जिसका चार्ज जो हाथ है वो फुलफिल हो रहा है बाय डिफरेंट एटम्स, राइट। अगर एक भी काइडल सेंटर एक कंपाउंड में दिख गया, देन मेक श्योर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज काइडल। हम काइडल मॉलिक्यूल को खोज क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने जाना कि काइडल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर राइट साइड और क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर एंड इसके ऊपर बेस करके हमने एक पर्टिकुलर आइसोमेरिक फॉर्म के बारे में जाना, दैट इज एनांशियोमर। सो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड और क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हम लोग बोलेंगे इट इज़ ए डी एनांशियोमर। एंड जो कंपाउंड एक पर्टिकुलर कंपाउंड को एक पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वी विल से दैट पर्टिकुलर एनांशियोमर इज एल एनांशियोमर। ओके, नाउ डी एंड एल कैसे समझा जाता है इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड्स हमने जान लिया कि नीचे से 2 नंबर कार्बन जो है
वहाँ पर H अगर लेफ्ट साइड में हो देन वी विल से दैट पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड इज DN एंशियोमर, एंड नीचे से 2 नंबर कार्बन एटम में अगर OH लेफ्ट साइड में हो देन वी विल से दैट पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड इज L मोनोसैकेराइड. ओके, so that's the video for today. I hope it will be helpful for you. Thank you.